स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विद आर्या में। हम लोग देखेंगे आज लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक, जिसमें जितना भी आधुनिक भारत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे और अपना रिवीजन करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आधुनिक भारत का सिलेबस दिया हुआ है और 19 से लेकर 23 तक आधुनिक भारत का सिलेबस है, जिसको हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है आधुनिक भारत का सबको कवर करेंगे और अपना रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब के संदर्भ में। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है। तो प्लासी का युद्ध यहाँ पे दिया हुआ है, द्वैत शासन लागू, बक्सर का युद्ध, बंगाल अकाल, इधर से पूरा मिलान करना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए। तो कैसे मिलेगा? प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। सॉरी प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे रोजर ड्रेक, और द्वैत शासन जब लागू हुआ था 1765 में, उस समय बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में गवर्नर थे वेंसीटॉर्ट गवर्नर थे, और बंगाल अकाल 1770 में जब पड़ा था उस समय बंगाल के गवर्नर थे कर्टियर। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। आगे तीसरा प्रश्न, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में जो हुआ था उस समय अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था। आगे दिया है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल में जो द्वैत शासन लगा था वो 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1765 से 1772 ईस्वी तक। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 ईस्वी में आई थी, इसको सहायक करने वाला, इसको प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय था हैदराबाद का निजाम था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो पहला अंग्रेज गवर्नर व वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए अंग्रेजों के साथ संधि किया था टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। आगे 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। हड़प नीति आप लोग जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 9वां प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। 10वां प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने डाक व्यवस्था शुरू की तो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु नानक की जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ
का प्रवर्तन किया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। आगे निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने किया था, अवध के नवाब ने किया था और मैसूर के राजा ने किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि लाया था 1798 ईस्वी में, तो उसमें हैदराबाद के निजाम ने भी साइन किया था और अवध के नवाब ने भी साइन किया, मैसूर के राजा ने भी साइन किया, लेकिन बंगाल के नवाब ने साइन नहीं किया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी 1, 2, 3। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो किसके बाद कौन से सिख गुरु आए ये देखेंगे, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। पहले अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर आए थे। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। आगे देखेंगे सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किसके द्वारा संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी, किसके द्वारा संपन्न हुई? इसमें से जो एक्स्ट्रा प्रश्न भी बनते जा रहे हैं उसको भी आप लोग याद करते जाइए। जैसे सुगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में, किसके द्वारा हुई थी ये देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि, जो 1816 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी 1799 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए थे? तो हड़प नीति के समय कौन कौन से भारतीय राज्य को डलहौजी ने कब्जा कर लिया था? तो झांसी, नागपुर, सतारा को डलहौजी ने कब्जा कर लिया था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। झांसी, नागपुर, सतारा हड़प नीति को लाए थे डलहौजी ने। अगला प्रश्न। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे तो बेंटिक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वोडेयार के शासक थे? तो वोडेयार का शासक कौन था? मैसूर रियासत के शासक थे वाडेयार। आगे चलते। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर कब बना था? 1757 ईस्वी में, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में, तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना था 1757 ईस्वी में। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे द्वैत शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैत शासन की नीति को किसने समाप्त किया था देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वैत शासन की नीति को समाप्त किए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। आगे देखेंगे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध मराठे ने किया था। आगे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, इसका अत्यधिक महत्व था क्योंकि इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग खोला और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक रास्ता खुल गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी से। आप लोग ये लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे हैं और एक जो लूसेंट की सब्जेक्टिव बुक आती है उसमें से उस थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोग इस
इस बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग को पता चलेगा कितनी तैयारी हुई है, कितनी बाकी है, कहाँ कितना रिवीजन करना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप अगर सब्जेक्टिव बुक पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव बुक लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सब्जेक्टिव बुक भी हमारे चैनल पे कराया गया है लूसेंट का, आप लोग वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से प्रश्न लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार भारतीय को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, मॉडर्न एजुकेशन जो पश्चिमी शिक्षा है वो देना चाहती थी, तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीति सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना। ब्रिटिश जो थे पश्चिमी शिक्षा देकर भारतीयों को अपनी राजनीतिक सत्ता की जो उनकी नींव थी उसको मजबूती से रखना चाहते थे, उसको मजबूत करना चाहते थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को मिलाया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ये प्रश्न पूछता है कुशासन के आधार पर किसको मिलाया था डलहौजी ने? तो अवध को मिलाया था। देखिए आरआरबी 2004 में, यूपीएससी 2007 में, सीडीएस 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। अभी यूपी SSC पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। बीपीएससी TRE 1, 2, 3 जो हुआ उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। आगे चलते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ संकलित किए थे गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले मिनट्स से पड़ी थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकाले मिनट्स से पड़ी थी आधुनिक शिक्षा की नींव, जो 1835 ईस्वी में आया था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? सही कालानुक्रम, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव पहले आए, फिर वेंसी टॉट, फिर कर्टियर, फिर वारेन हेस्टिंग्स। तो 1, 2, 4, 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सफल हुई, अपनी जड़ जमाए रखी, उसका क्या कारण था? तो इसमें देखेंगे उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही होगा। डी, देखते हैं कौन कौन सा था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल कमी थी। सभी समाज अलग थलग बिखरे पड़े हुए थे, जितने भी राजा थे आपस में ही लड़ाई करते रहते थे। इसी वजह से एकता नहीं होने की वजह से राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जिसके वजह से अंग्रेज़ों को भारत में अपनी जड़ जमाने में बहुत ही आसानी हुई, जिससे इतने सालों तक वो लोगों ने राज किया यहाँ पर। आगे, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास हथियार थे। हाँ, ये भी सत्य है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था सैनिकों में, ये भी सत्य है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज के लिए तीनों ऑप्शन सही दिया है। आगे, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के काल में इंडियन पीनल कोड, प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। आगे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने डाक टिकट शुरू किए थे? तो डाक टिकट शुरू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ठगी प्रथा का अंत, ठगी को समाप्त करने तथा सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। आगे, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था? तो अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे सादत खान बुरहानुल मुल्क। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए? तो कौन था?
डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ, उस कौन था नवाब? बी देखेंगे। मुगल सम्राट कौन थे? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट थे अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से था? तो रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी कौन थे? हेस्टिंग्स थे। रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, यही कारण था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्नलिखित में से थे, कौन कौन था? देखेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 4। तो मोहनलाल थे और मीर मदान थे, सिराजुद्दौला का साथ दिए थे। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ कौन कौन दिया था? तो मोहनलाल दिए थे और मीर मदान दिए थे। आगे देखेंगे, कालकोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यह कहाँ घटी थी? ये ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? तो इसका ऑप्शन है कलकत्ता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो यह है नवीन चंद्र सेन का कथन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नवीन चंद्र सेन ने बोला था ऐसा। आगे 44 नंबर देखेंगे। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी? तो डाकुओं के राज्य की संज्ञा कौन दिया था? के.एम. पडिक्कर ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1765 से 1772 ईस्वी तक का काल जो द्वैत शासन चला हुआ था, द्वैत शासन का काल कहते हैं, तो इसको डाकुओं का राज्य कौन बोला था? तो के.एम. पडिक्कर ने। आगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इलाहाबाद की नीति 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? फिर मोहम्मद रजा खान को। आप लोग प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिए, प्रश्न में ही कई ठो प्रश्न निकल रहा है। देखो ये एक तो यहाँ दिया है इलाहाबाद की संधि 1765, तो एक तो यहाँ से ही तैयार कर लीजिए कि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को। दो प्रश्न तैयार हो रहा है, एक ही प्रश्न से 2 से 3 प्रश्न निकल रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था वो शाह शुजा से प्राप्त किए थे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था सर आयर कूट ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दिया है कौन सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त आया था, हाँ आया था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली लाया था 1798 ईस्वी में, सही है ये भी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, नहीं ये गलत है। लॉर्ड वेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन आया था, इसमें सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था 1829 के 17वां रेगुलेशन में, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया था, तो ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। तो इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो तीसरा सुमेलित नहीं है।
आगे चलते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो धन एवं आशीर्वाद से खुसरो की सहायता किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए ये यूपी पीसीएस 2003 में और एमपीपीएससी 2009 में पूछा गया था ये प्रश्न। लूसेंट की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं लूसेंट किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। सभी प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है सभी दिया हुआ है इसमें। तो आप लोग एक बार सब्जेक्टिव बुक को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बुक से बार बार अपना रिवीजन कीजिए, जिससे आसान क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलिए पढ़ते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था? बक्सर का युद्ध। बी ऑप्शन सही होगा। 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो निर्णायक युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में बहुत ही मदद किया था। आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो कैनिंग ने सुनाया था। कैनिंग प्रथम वायसराय थे जिन्होंने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाए थे। 1 नवंबर 1858 को किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो देख रहे हैं एक ही प्रश्न में कितना क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। एक तो यहाँ से तैयार हुआ 1 नवंबर 1858 को ये हुआ था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में सुनाए थे लॉर्ड कैनिंग ने, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ा कीजिए, लाइन बाय लाइन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चला कीजिए। आगे, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कुशासन का आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन कौन ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कुशासन के आरोप पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था, तो विलियम बेंटिक ने ऐसा किया था। आगे, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा मिला, सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ, तो उसके बाद जब मीर कासिम को सत्ता दिया तो मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद उसको मुंगेर ले आया। मुंगेर बिहार में पड़ता है, तो ये दूरी बनाया जिससे कि अंग्रेज उसके धन को कम लूट सके, वहाँ के धन को कम लूट सके और अपनी जो हस्तक्षेप है, जो हर नीति में हस्तक्षेप करते थे, कम कर पाए। तो इसीलिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया, लेकिन ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया। उसने बाद में मीर कासिम को हटा दिया था, फिर मीर जाफ़र को नवाब बनाया था। आगे 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसकी समाधि है वहाँ पे? गुरु गोविंद सिंह की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, उनकी समाधि के कारण। 59 नंबर प्रश्न, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे 1764 के समय दिल्ली के शासक, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया था 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ जो युद्ध कर रहा था उसमें दिवंगत हो गया था 1799 ईस्वी में। आगे चलेंगे, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? तो किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना घटित थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे,
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो कौन सा युद्ध था जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो प्लासी का युद्ध में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में, तो इसने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ तो किया, लेकिन उसका मजबूती से नींव बक्सर के युद्ध में रखा गया था, जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। मजबूती से नींव रखा ब्रिटिशों ने अपना बक्सर के युद्ध में, लेकिन उसका प्रारंभ हो गया था 1757 के प्लासी के युद्ध में ही। तो यहाँ पूछा है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुआ, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल किस चीज़ का नाम है देखते हैं। तो डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर का नाम है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो किसके काल में सरकारी खजाना को स्थानांतरित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के काल में, डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल? तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 67 नंबर, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी को पारित किया गया? तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय पारित किया गया था, ए ऑप्शन सही है। आगे निम्नलिखिट में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखेंगे कौन सा युग्म सुमेलित है किससे। तो 67 1767 से 69 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये सही नहीं है। 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि सही है। और 1824 से 1826 ईस्वी में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, सही है। 1845-46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये गलत है। तो इसमें सिर्फ दो और तीन सही है, 2 और 3 सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न यूपीएससी 2004 में पूछा गया है, तो इसको अभी स्टेट्स एग्जाम्स में पूछा जाएगा, रेलवे एसएससी में पूछा जाएगा, बैंक में पूछा जाएगा, और जितने भी टीचिंग्स एग्जाम होते हैं वहाँ पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये यूपीएससी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वैसे ही प्रीवियस ईयर प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। आगे सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, तो ये सही है। गुरु अंगदेव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी, सिखों को उनकी लिपि गुरुमुखी दी, तो हाँ सिखों की लिपि गुरुमुखी थी, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। आगे चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों पर विचार करना है। तो ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन विलय का सही कालक्रम कौन सा है? सही कालक्रम के अनुसार इसको लगाना है। किसके बाद किसका विलय हुआ? तो पहले सतारा का विलय हुआ था, फिर संभलपुर का विलय हुआ था, फिर झांसी का विलय हुआ था। तो इसका पहले सतारा 3, 2, 1, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सतारा का विलय पहले, फिर संबलपुर, फिर झांसी का विलय। आगे निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये यूपीएससी 2001 में और यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया था। अक्सर यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं वो यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस पूछ लेता है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और ये जनरल नॉलेज की बुक ऑब्जेक्टिव है जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करता है। आगे चलते हैं।
ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था। भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते 74 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देखना है। सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो 1775 ईस्वी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में, मिला देंगे। फिर 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। फिर 1824 ईस्वी में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। फिर 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 4, 1, 2। आगे ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन में कौन संबंध था? कर्नल स्लीमैन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठगों के दमन से संबंधित है कर्नल स्लीमैन। आगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, देखेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक और उपाधि उपनाम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलाते हैं। बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है। उनको उपाधि दी गई थी साहेब बेखबर की। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर बोला गया था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। बहादुर शाह द्वितीय को जफर उपनाम दिया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो किस नाम से राज सिंहासन पर बैठे थे मोहम्मद मुअज्जम? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो जुल्फिकार खान की सहायता से सम्राट बना था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर बैठा, तो किसकी सहायता से बैठा था? जुल्फिकार खान से। आगे चलते हैं। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल बादशाह बना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किंग मेकर के रूप में किन्हें जाता जाता है? सैयद बंधुओं को। किंग मेकर के नाम से विख्यात थे सैयद बंधु। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग में किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो किसको सत्याच्युत करके हत्या कर दी? फर्रुखसियर को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सी ऑप्शन देखेंगे। फर्रुखसियर को, रफ़ी-उद-दरजात को, रफ़ी-उद-दौला को और मोहम्मद शाह को सैयद बंधु किंग मेकर के नाम से विख्यात ही थे वो बादशाह बनाने के लिए। तो उन्होंने फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दरजात, मोहम्मद शाह चारों को बादशाह बनाया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किसका मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। आगे अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो किसके शासन में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र हुए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाले किसी ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसी ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ? तो सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, पूछा है। तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था?
तो अली गौहर किसका वास्तविक नाम था? शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। आगे देखेंगे, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजमुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे। डी ऑप्शन सही है। आगे, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। तो यह किसने कहा था कि जफर के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली? तो ये बहादुर शाह द्वितीय ने कहा था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय ने ऐसा बोला था। आगे, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। सुमेलित करेंगे, राज्य और संस्थापक के नाम दिया है, कौन से राज्य ने स्थापना की थी? तो देखेंगे, बंगाल 1713 में मुर्शिद कुली खान जफर खान ने स्थापित किया था। फर्रुखाबाद 1714 मोहम्मद खान बंगस ने स्थापित किया था। कर्नाटक को 1720 ईस्वी में सादतुल्ला खान ने स्थापित किया था। अवध को 1722 ईस्वी में मीर मोहम्मद अमीन सादत खान बुरहान मुल्क ने स्थापित किया था। तो चारों एक दूसरे से सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अब आगे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। राज्य और उसके संस्थापक के नाम दिए हैं। तो हैदराबाद 1724 में संस्थापक किसने किया था? मीर कमरुद्दीन चिनकिलीज खान निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। रुहेलखंड की स्थापना 1727 ईस्वी में अली मोहम्मद खान ने किया और भरतपुर की स्थापना 1740 में बदन सिंह ने किया। मैसूर 1761 में स्थापना हैदर अली ने किया था। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो किस राज्य के शासक वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब के शासक को वजीर कहलाते थे। आगे, किस ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किसने किया था? चूड़ामणि ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? सूरजमल को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान को बंगाल 1717 एवं उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो किस मुगल बादशाह द्वारा सूबेदारी प्रदान की गई? तो फर्रुखसियर द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो मुर्शिदाबाद की स्थापना की और ढाका के बाद ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई मुर्शिद कुली जाफर खान ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली जाफर खान ने। आगे, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? तो सबसे प्रमुख कारण क्या था? ए था मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। आगे, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो किसने प्रदान किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकेंगी? तो किसने कहा था ऐसा? तो अलीवर्दी खान ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो ऐसा अलीवर्दी खान ने कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल का वह नवाब कौन था जो यह जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो कौन था? अलीवर्दी खान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा,
अलीवर्दी खान ने ऐसा बोला था। 105 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी? तीनों, अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो ऐसा किसने बोला था? अलीवर्दी खान ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ था। ये ऑप्शन सही है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण था। तो विवाद का कारण था, ए डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी की गई, अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग किया गया, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण दिया गया। तो ये तीनों कारण उत्तरदायी थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के लिए। आगे सुमेलित करना दिया है, देखेंगे, सुमेलित कीजिए। घटना दिया गया है और उसकी तिथि दी गई हुई है। आप लोग पेपर देखे होंगे कुछ सालों का, 1 साल का, तो यूपीपीसीएस का पेपर, आरओ का पेपर और स्टेट एग्जाम्स जो भी होते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ रहे हैं कि किस सन में हुआ था, पहले कौन सी घटना घटी थी, उसके बाद कौन सी घटना घटी थी, इस तरह से। तो ये जो सन है ये याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार किया गया था। तो 15 से 20 जून 1756 में अधिकार किया गया था। काल कोठरी की त्रासदी की घटना घटी थी 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तो ये सभी एक दूसरे से सुमेलित हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। आगे देखेंगे। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबर जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि व कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाला उस क्षेत्र की पहचान करना है। तो इस तरह से दिया है, उस क्षेत्र की पहचान करना है। तो कौन सा था क्षेत्र? 24 परगना का क्षेत्र था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। तो ए ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा? आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो ऐसा किसने बोला? मीर कासिम ने बोला था। डी ऑप्शन सही है। आगे 112 नंबर प्रश्न देखेंगे। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चिंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो किसने उठाया था? मीर कासिम ने। सी ऑप्शन। 113 नंबर। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो देखेंगे कौन कौन सा सही है। शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, सही है ये। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली, ये भी सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे देखेंगे। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किनके बीच हुई? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा मीर जाफर को दी गई। बी ऑप्शन सही होगा। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? तो किसने किया था? मुबारक उद्दौला ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कर्नल मानसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो ये मीर जाफर के लिए कहा गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से बाहर करेगा? तो ऐसा कहा था हैदर अली ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे सुमेलित कीजिए, दिया है युद्ध और संधि। कौन से युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। मद्रास की संधि हुई थी, सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ। मंगलौर की संधि हुई, सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, सही है। तो इसका 1, 2, 3 सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जनरल स्मिथ ने, सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में जनरल आयरकोट ने नेतृत्व किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में मेजर जनरल मेडोज ने किया था, सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जनरल स्टुअर्ट ने किया था, ये भी सही है। आगे चलेंगे। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान ने युद्ध लड़ा, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 ईस्वी में। आगे देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम था, तो मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरी ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, किसके तहत हुई थी? तो ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था। आगे देखेंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था। तीसरा 125 नंबर का क्या दिया हुआ है? सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे सी ऑप्शन क्या दिया है। सी ऑप्शन दिया है 1, 2, 4। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो किसके साथ संपर्क स्थापित किया था टीपू सुल्तान ने? तो फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, सभी के साथ स्थापित किया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इन सभी प्रश्नों पर विचार करने को दिया है, तो देखेंगे, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, तो ये सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, ये भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, तो ये भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष टी ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा, तो ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4। आगे चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा शामिल था। कौन कौन शामिल था? देखेंगे 128 का ए, त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज शामिल थे। आगे 129 नंबर प्रश्न देखेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई।
इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेश का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। तो ये सभी सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता हूँ? तो यह किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति है? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो ऐसा बोला था टीपू सुल्तान ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव 1769 से 1538 ईस्वी मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहना था। अकबर के सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिए जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। आगे सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के निर्माण से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों पर रुचि दिखाई। तो कौन सा सही है? तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी सही है। आगे 133 नंबर प्रश्न। किस सिख गुरु ने प्रसिद्ध सिख से दशांश धार्मिक कर वसूला तथा साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया? तो अर्जुन देव ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया? तो धोखेबाजी का प्रयोग उसने नहीं किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 135 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना की। अकाल तख्त की अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। तो एक सही है। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। ये भी सही है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। ये भी सही है। आगे मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी तथा उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनाया गया। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिरे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो ये किसने कहा था? तेग बहादुर ने। गुरु तेग बहादुर ने कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे किस सिख गुरु को बाकला दी बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? किसको? तेग बहादुर को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था तेग बहादुर को। आगे 138 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बीच क्या संबंध है? देखेंगे। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। सही है। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। ये भी सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। ये भी सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का प्रारंभ किया। तो ये भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। आगे गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की कौन कौन सी रचना है देखेंगे। दसम ग्रंथ, चंडी चरित, विचित्र नाटक, जफरनामा। तो इसमें से सभी रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की है। तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो किसने ऐसा किया? बंदा बहादुर ने, वीर बंदा बैरागी ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 141 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो किसके आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो फर्रुखसियर के आदेश पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो खालसा दल की स्थापना किसने किया था? कपूर सिंह ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े तथा उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रम में सजाइए।
तो कौन कौन सा युद्ध लड़े थे उनके स्थानों को क्रम से लगाना है। तो इसका ये वाला सही होगा, ए ऑप्शन। तो पहला हो जाएगा लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। ये क्रम से दिया ही है, लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर पर अधिकार करके उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। आगे, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो अमृतसर विजय अभियान के समय उन्हें तोप की प्राप्ति हुई थी, जमजमा नामक तोप की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? तो किसने किया था ऐसा? भंगी मिसल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 147 नंबर प्रश्न देखेंगे। रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि, जिसमें संधि की गई तो देखेंगे। अमृतसर की संधि 1809 में की गई थी। किससे की गया था? लॉर्ड मिंटो से। रोपड़ की संधि 1831 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड व सासुजा से किया गया था। तो इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों राज्य क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारित किया गया था? तो सतलज नदी को दोनों राज्यों के बीच सीमा निर्धारित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे। तो किसको किसको भर्ती किया था? वंतुरा, आलार्ड, कोर्ट व गार्डनर, एविटेबल, सबको भर्ती किया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। तो सिख राज्य के संस्थापक पंजाब में रणजीत सिंह थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1745-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 यहाँ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। तो पंजाब राज्य का शासक कौन था? दिलीप सिंह थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है। तो देखेंगे, लाहौर की संधि 1846 में हुई, भैरोवाल की संधि 1846 में हुई, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में हुआ। तो तीनों सही है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो कब किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के समय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे चलेंगे। सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। तो सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालानुक्रम सजाना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। कौन कौन से राज्य से संधि किया था सबसे पहले फिर बाद में? तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पूना के पेशवा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। आगे चलते हैं। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था। तो सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले थे आविष्कारक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापार स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने व्यापार स्वरूप प्रदान किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, सुमेलित कीजिए। देखेंगे 160 नंबर। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट ने। ठगों का दमन विलियम बेंटिक ने किया। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक ने दिया। आगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था
तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय पारित किया गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालाक्रम सजाना है तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सतारा, संभलपुर एवं जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सभी क्रम से दिया है तो 1 2 3 4 5 6 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है तो 164 नंबर देखेंगे, इसका बी ऑप्शन सही है। देखते हैं। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, सही है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था, सही है। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 में हुआ था, सही है। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885-86 में हुआ था, तो ये चारों सही दिया हुआ है तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सभी कथन पर विचार करेंगे हम लोग। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो नहीं, ये गलत है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो ये सही है। 2 नंबर सही है, पहला गलत है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो कौन सा नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 168 उसने सामंतों का दमन किया था, ये सही है, बी ऑप्शन। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित कच्चा माल क्या था? तो कच्चा माल क्या क्या था? तो कपास था, रेशम था, सोरा था और अफीम था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? 67 से 69 में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे। प्लासी की लड़ाई 1757 निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का किया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व किए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लिश कंपनी की तरफ से प्लासी की लड़ाई 1757 में नेतृत्व किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने।